Good afternoon, everyone. Today's session is by Miss Simi Handa ji from Delhi. She is member of NGO Risio Kosaike. Our topic is naturopathy and wellness. नेचुरोपैथी एंड वेलनेस इतना बड़ा टॉपिक है तो इसका हम सब टॉपिक लेंगे आज, यूनिटी ऑफ डिजीजेस एंड ट्रीटमेंट बाय योगा। थोड़ा सा सिमी जी के बारे में बताती हूँ। वो एक फार्मासिस्ट रही हुई हैं और अब उन्होंने अपना कंप्लीट टाइम नेचुरोपैथी को डिवोट कर दिया है। तो एक नेचुरोपैथी हीलर होने से पहले, एक अच्छी नेचुरोपैथी हीलर होने से पहले वो एक अच्छी पेशेंट हुआ करती थी। So at the age of 35, her uterus was removed. जब वो 43 की हुई तब उनको एक बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनको 2 साल तक बेड पर रहना पड़ा था और उसी टाइम उन्हें पता चला था कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस भी है और उसके कुछ साल बाद उनको कैंसर भी हो गया। आज वो 55 इयर्स की हैं एंड शी इज free of all diseases only because of naturopathy. उन्होंने अब डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के अंडर सर्टिफाइड न्यूट्रिशन का कोर्स किया है एंड शी इज अ NICE वॉलंटियर। NICE is also initiative by डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जिसमें कि वो ILI पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं। NICE के बारे में सिमी जी थोड़ा और बताएंगी बाद में। हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक Unity of Diseases and Treatment by Yoga. Hello everyone. सबसे पहले तो आई एम सॉरी कि आज कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण बहुत सारे लोग शायद ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और सबको थोड़ा दिक्कत हुआ, बट लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और मैं ये चाहूंगी कि आप लोग कॉपी पेंसिल प्लीज अपने पास रखें क्योंकि ये थोड़ा फास्ट चलेगा सेशन, क्योंकि टाइम हमारा थोड़ा वेस्ट हो गया है। सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि बेस्ट डॉक्टर कौन है? बेस्ट डॉक्टर वही है जो पहले खुद को ठीक करे। मैंने ऐसे डॉक्टर भी देखे हैं जो बालों का ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन खुद गंजे हैं, जो शुगर का ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन खुद शुगर की दवाई खा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट डॉक्टर वही है जो पहले खुद को पूरी तरह से ठीक कर सके। फिर क्वेश्चन आता है कि बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो है आहार, मीन्स डाइट। एक्चुअली पेड़ की जड़ को पानी दिया जाए तभी पेड़ ग्रो करता है, ऐसा ही होता है ना। इंसान के अंदर पेट उसकी जड़ है। पत्तों को और टहनियों को पानी देने से पेड़ कभी फलता फूलता नहीं है। हमें भी अपनी डाइट यानी कि अपने आहार की तरफ पूरी तरह से ध्यान रखना होगा, इसी के कारण हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे। अब बात आती है कि डिजीज क्या है। आपको क्या लगता है? बीपी, शुगर, थायराइड, ऑस्टियोपोरोसिस, फाइब्रॉइड्स, कैंसर, क्या ये डिजीज है? नहीं, ये डिजीज नहीं है, ये सिर्फ डिजीज के नाम है। रोग सिर्फ एक है, ब्लॉकेज, हमारे अंदर शरीर के अंदर जमी गंदगी। एक्चुअली हमारा शरीर 5 इंद्री और 5 कर्म इंद्रियों से बना है। इसके कार्य प्रणाली में जब कोई भी रुकावट आ जाती है तो वो रोग कहलाती है। आप देखिए, आंख अगर देख ना सके तो वो रोग है। टांग जिसका काम है चलना, अगर वो चल ना सके तो वो रोग है। कान जिसका काम है सुनना, अगर वो सुन ना सके तो वो रोग है। इसी तरह से हमारा हर अंग जिस कार्य के लिए बना है अगर वो नहीं कर सकता तो वो रोग है। ये रोग होते क्यों हैं? इसके 2 ही कारण हैं जो हमारे अपनी गलती से हो सकते हैं। पहला है मुंह और दूसरा है ब्रेन। मुंह से हम जब अप्राकृतिक भोजन खाते हैं और जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं तब रोग पैदा होता है। जब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तब रोग पैदा होता है। भय से, शोक में या अशांत मन से, डिस्टर्ब माइंड से जब हम खाना खाते हैं तब भी रोग पैदा होता है। और बार बार खाना खाने से रोग पैदा होता है। भोजन का पूरा डाइजेशन, पूरा मंथन पेट के अंदर होता है। रुचि जी, आपके पास मिक्सी तो होगी ना? आप मिक्सी को यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं? क्या उसे पूरी भर कर यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ बाहर आ जाएगा।
मिक्सी बेस्ट तब काम करती है जब वो 3/4 भरी हो। आपको मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके मुंह के अंदर जब आप उस खाने को चबाते हैं ना, तो मुंह में ही काफी हद तक डाइजेस्ट हो जाते हैं। दांतों का काम है चबाना, पेट का नहीं। पेट के पास दांत नहीं होते। जब हम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं तो पेट को चबाने का काम भी करना पड़ता है, और यही कारण है कि उसे डबल मेहनत करनी पड़ती है और वो डाइजेशन ठीक से नहीं कर पाता। आपने कभी भी किसी की बीपी की या शुगर की दवाई छूटते देखी है? कभी नहीं। मैंने तो नहीं देखी, लेकिन हाँ, नेचुरोपैथी में मैंने देखी है। इन सबको ठीक होते हुए देखा है। आपको मालूम है घर में एक पाइप होती है ना, जिससे आप कूलर में पानी डालते हैं, पौधों को पानी डालते हैं। अगर वो पौधों को पानी डालने वाली पाइप को आप बीच में से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से प्रेशर से पानी जाता है। यही हमारे साथ होता है। ब्लड जो आर्टरीज से निकल रहा है, ब्लॉकेज के कारण वो इस तरह से दब जाती हैं, और जैसे ही वो दब जाती हैं वैसे ही पानी का प्रेशर यानी कि ब्लड का प्रेशर बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, और जब वो प्रेशर बढ़ता है तब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आप ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं एलोपैथिक डॉक्टर से, वो आपको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है। आपके ब्लड प्रेशर को वो कम करने की कोशिश करता है। कैसे? क्या वो ब्लॉकेज हटती है वहां से? कभी नहीं। वो सिर्फ खून को पतला कर देता है कि वो कम जगह से भी निकल सके, बट ये एक नॉर्मल और नेचुरल तरीका नहीं है। ब्लड प्रेशर हुआ क्यों था? क्योंकि आपके अंदर ब्लॉकेज थी, क्योंकि आप ठीक से एक्सरसाइज नहीं करते थे, क्योंकि आप ठीक से एक्सरसाइज नहीं करते थे, थॉट आपके ठीक नहीं थे, आपको गुस्सा ज्यादा आता था, स्ट्रेस ज्यादा आता था, एंजाइटी ज्यादा थी। वो कारण तो वहीं के वहीं है, तो फिर बीमारी ठीक कैसे हो जाएगी? सिर्फ दवाई खाने से? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको समझाने के लिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि मान लीजिए कि एक बिल्डिंग में 3 अपार्टमेंट्स हैं, और वो 3 अपार्टमेंट्स एक दूसरे के ऊपर है। उन तीनों का जो गार्बेज मैन है, जो कूड़ा उठाकर लेके जाता है, वो एक ही है। और वो एक व्यक्ति जब आपके कूड़ेदान से कूड़ा लेके जाता है तो आपके घर की सफाई होती है। एक दिन वो व्यक्ति आता है और वो तीनों अपार्टमेंट्स में बताता है कि वो 15-20 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा है। अब ये 15-20 दिन इन लोगों को खुद ही काटने थे। एक सप्ताह बाद ये तीनों लोग आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद बात करते हैं तो इनको पता चलता है कि एक के घर में बदबू से बुरा हाल है, दूसरे के घर में कूड़े के कारण कितने मच्छर और कीटनाशक हो गए हैं कि पता नहीं, और तीसरा कहता है कि कॉकरोचों का ढेर लग गया है। ये तीनों मार्केट जाते हैं और मार्केट जाकर डिओड्रेंट, कीटनाशक और मच्छर मारने वाला स्प्रे लेकर आते हैं। इस समय ये तीनों जब पैसे खर्च कर अपना अपना सामान लेकर वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में इनको एक फ्रेंड मिलता है जो सिर्फ यह कहता है कि इतने पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर तुमने किसी भी तरह से उस कूड़ेदान को खाली कर दिया होता तो ये सब प्रॉब्लम्स आती ही ना, और सब कुछ नॉर्मल तरीके से निपट जाता। मैं भी शायद आपको यही कहना चाह रही हूँ। अब हम अपनी फर्स्ट स्लाइड देखते हैं। 5 टाइप्स ऑफ यूनिटी। पहला है यूनिटी ऑफ डिजीज, दूसरा है यूनिटी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, तीसरा है यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, एंड चौथा है यूनिटी ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, पांचवा है यूनिटी ऑफ फूड एंड मेडिसिन। तो आज हम 3 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं यूनिटी ऑफ डिजीज। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि बीपी, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, ऑस्टियोपोरोसिस ये रोग नहीं है। रोग सिर्फ एक है, और वो रोग ये है कि आप अपने अंदर की ब्लॉकेज साफ करें, अपने अंदर का कूड़ा साफ करें। यू हैव टू क्लीन योरसेल्फ इनसाइड। आपके बाल झड़ रहे हैं, कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है कि आपके घर में, आपके अंदर शरीर में गंदगी जमा है, गलत भोजन की आदतों के कारण। अगर आपका भोजन गलत है तो कोई दवाई असर नहीं करेगी, और अगर भोजन ठीक है तो दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम बात कर रहे थे यूनिटी ऑफ डिजीज की। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, एप्पल। अगर आप मान लीजिए कि एप्पल खाते हैं और एप्पल खाने के बाद वो एप्पल आपके अंदर डाइजेशन करते हुए आपकी बॉडी से निकलता है,
तो वो बॉडी से बाहर जाने के लिए 4 रास्तों से निकल सकता है। पहला है यूरिन, और यूरिन से अगर वो निकल रहा है तो इसका मतलब वो किडनी की वेस्ट को साफ कर रहा है। अगर वो पसीने के रूप में निकलता है तो इसका मतलब है कि वो आपकी स्किन की वेस्ट को साफ कर रहा है। अगर वो स्टूल के रूप में निकलता है तो इसका मतलब है कि वो इंटेस्टाइन की वेस्ट को साफ कर रहा है। और अगर वो आपकी सांसों से निकलता है तो इसका मतलब है कि वो आपकी लंग्स की वेस्ट को साफ कर रहा है। खाना गलत होगा, खाने का तरीका गलत होगा, तो आप किसी भी तरह से इस वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ये आपका सबसे बड़ा इशू रहेगा। मान लीजिए कि मेरी उम्र है 55 साल, जो कि है भी, और 55 साल से मैं जिस घर में रहती हूँ मेरे घर की सफाई नहीं हुई है, तो आप बताएंगे कि मुझे कौन सी बीमारी हो सकती है? चैट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि मुझे कौन सी बीमारी हो सकती है। हाँ जी, बताइए कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है मुझे? जी, कुछ लोगों ने मलेरिया कहा है, कुछ लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस, कुछ लोगों ने ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा, कुछ का जवाब है कि कोई भी बीमारी हो सकती है, सभी तरह की बीमारी हो सकती है। दिस इज द राइट आंसर। मुझे सभी बीमारियां हो सकती हैं, हर तरह की बीमारी हो सकती है। आज हमारे साथ कुछ यंग लोग भी हैं, यंग जनरेशन भी है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जवानी में सब कुछ खाओ पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी कौन सी बीमारियां आ रही हैं, ऐसा बोला जाता है ना। ये कुछ इस तरह से ही है कि जैसे अभी बहुत पैसा है, लुटाते रहो, लेकिन नहीं, पैसे के लिए तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, पैसा बचाना सीखो। सेहत का भी यही बात है। अगर आप अभी अपनी डाइट संभालेंगे तो आप आगे आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। और ऐसा तभी होगा जब आप अपने आप को क्योर करने की कोशिश करेंगे। सेकंड पॉइंट है यूनिटी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज। घर में रोज सफाई होती है, महीने में 1 बार या 2 बार हमें बड़ी सफाई करनी पड़ती है। इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, फीवर, वॉमिटिंग, फोड़े, फिंसियां, कफ, स्टमक एक, पेन इन डिजीज, बॉडी के अंदर कहीं पर भी दर्द होना, ये सब के सब जो हैं वो आपको प्रॉब्लम्स देती हैं। और ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ये सब आपको होती हैं किस कारण से? आप बताएंगे? ब्लॉकेज। यस, ये सब की सब इसीलिए होती हैं कि आपके अंदर ब्लॉकेज है। स्किन प्रॉब्लम्स। तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट सिर्फ इतना है कि क्लींजिंग एंड रेस्ट। आपको अपने अंदर की सफाई हटानी है, सफाई करनी है, गंदगी हटानी है और आराम करना है। इसके सिवा किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी दवाई की जरूरत नहीं है। आपने देखा है कि आपको फ्रैक्चर हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो प्लास्टर लगा देता है, और प्लास्टर लगाने के बाद क्या होता है? प्लास्टर लगाने के बाद आपकी हड्डी जुड़ जाती है, वो कुछ दवाइयां भी देता है। अगर आप वो दवाई ना खाएं तो क्या आपकी हड्डी जुड़ेगी? आपकी हड्डी तब भी जुड़ेगी। और उससे कौन जोड़ेगा? क्या डॉक्टर की दवाई? नहीं, ये आपकी जीवेशना, यानी कि आपकी जीवनी शक्ति, आपकी वाइटल फोर्स उसे जोड़ेगी। बॉडी अपना काम खुद करती है, वो खुद अपने आप को हील करती है। उसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिवा अपने अंदर की सफाई और आराम के। अब हम कैटेगराइज करके बताते हैं आपको कि बीमारियां होती किस तरह से हैं। 3 तरीके हैं। पहला है एक्यूट स्टेज, तीव्र रोग। तीव्र रोग वो होते हैं जो नए होते हैं, जैसे कि खांसी हो गई आपको, अचानक से जुकाम हुआ, अचानक से बुखार हुआ, अचानक से उल्टी हुई, दस्त हुआ। वो क्या है? आपके शरीर का तरीका है कि 1 सप्ताह आप घर की सफाई नहीं कर पाए हैं तो अब बड़ी सफाई करने का टाइम आ गया। 2 महीने आप अच्छे से सफाई नहीं कर पाए हैं तो अब बड़ी सफाई करने का टाइम आ गया। आप देखिए ना, आपकी अलमारी में, बंद अलमारी के अंदर किताबों पर धूल जमा हो जाती है। वो धूल कहाँ से आती है? आपको सफाई करनी पड़ती है। आपको उस सफाई के लिए ये रोग आते हैं, ताकि वो जो भी कीटाणु आपके अंदर आए हैं वो बाहर निकल सके।
और आप जाके क्या करते हैं, आप जाते हैं और डॉक्टर के पास कहते हैं, डॉक्टर डॉक्टर मेरे अंदर मेरा शरीर सफाई कर रहा है, इसे रोक दो, जुकाम को रोक दो, खांसी को रोक दो, मुझे उल्टी हो रही है रोक दो, मुझे मोशंस आ रहे हैं रोक दो। मतलब मेरा शरीर सफाई कर रहा है, उसे सफाई मत करने दो, उसे रोक दो। ये कितनी बड़ी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मालूम है अगर आप कुछ भी दवाई नहीं लेंगे तो भी ये डिजीज 72 घंटे में अपने आप चले जाते हैं। सिर्फ 72 घंटे आपको रेस्ट, बॉडी की क्लींजिंग की जरूरत। इसके छोटे से 4-5 उपाय मैं आपको बता रही हूं। अगर ये रोग होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। दूध फाड़कर पनीर बनाइए और जो फटा हुआ दूध का पानी है वो पानी आप पीजिए। किसी भी तरह का बुखार, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो, फौरन ठीक होगा और नीचे आएगा। दूध के हम लोग बिल्कुल अगेंस्ट हैं, लेकिन दूध से बना पनीर का जो ये बचा हुआ पानी है ये आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आपके लिवर के सारे इश्यूज को क्योर करता है, आपके बॉडी के डाइजेस्टिव इश्यूज को क्योर करता है। दूसरा तरीका है काढ़ा। 5 से 7 दाने तुलसी के, 5 से 7 काली मिर्च, काली किशमिश 5-6, मुलट्ठी, छोटा सा टुकड़ा अदरक का और 1 अंजीर। इसको पानी में गर्म करके उबाल के जब पानी आधा रह जाए तो आप इसे पीजिए। कोसा रहने के बाद, गर्म नहीं पीना और सोते समय पीना है। कोल्ड हो, बुखार हो या किसी भी तरह के ऊपर वाले तीव्र रोग मींस एक्यूट स्टेज के डिजीजेस हो, वो फौरन काबू में आ जाते हैं। इसके बाद है मौसमी का जूस या पाइनएप्पल का जूस और ठंडी पट्टी, एनीमा और रेस्ट। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही पर्पस है। इसके अलावा आपको किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। हम इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिजीज यानी कि घातक डिजीज। ये है कैंसर, टीबी और लेप्रेसी। एक्यूट स्टेज और डिस्ट्रक्टिव डिजीज के अंदर मैंने आपको बीमारियां बता दी। इसके अलावा जितनी भी बीमारियां हैं, फाइब्रॉइड्स का, ये आपका बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, आपका जो भी आप क्या बोलते हैं, आपका फाइब्रॉइड्स बन गए हैं, आपका ट्यूमर पैदा हो गया है, आपके अंदर रसौली बन गई है, किडनी में प्रॉब्लम आ गई है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये क्रॉनिक स्टेज में आ जाती है। थर्ड स्टेज मतलब हमारी जो 3 स्टेजेस हैं, एक्यूट स्टेज, क्रॉनिक स्टेज एंड डिस्ट्रक्टिव स्टेज। पहले स्टेज के अंदर जब हम दवाइयां लेकर इस शरीर की सफाई को रोकने की कोशिश करते हैं, तब ये रोग बिगड़कर क्रॉनिक स्टेज में बदल जाते हैं। आपको बीपी, शुगर, ऑस्टियोपोरोसिस, थायराइड, ये सब बीमारियां होने लगती हैं। अब जब हम बीपी, शुगर वगैरह की दवाइयां लेकर इन रोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, बीपी को दवाई से नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बॉडी के फंक्शंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब हम इन रोगों को इंतहा रूप में रोकते हैं तब घातक रोग पैदा हो जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस। और डिस्ट्रक्टिव डिजीज जो हैं वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं कि हर रोग का सिर्फ एक कारण है कि आपके अंदर जमी। इस समय आगे की जो भी सेमिनार है उसे आप सिर्फ इस बात को दिमाग में लेकर सुने कि आपके रोग का यही इलाज है। हर रोग का अलग इलाज नहीं है, क्योंकि हर रोग का अलग कारण नहीं है। आपके अंदर की गंदगी ही आपका कारण है। तो अब हम बात कर रहे हैं डाइट की, कि आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए। तो इस समय हम बात कर रहे हैं DIP डाइट की। DIP डाइट का मतलब होता है डिसिप्लिन्ड इंटेलिजेंट पीपल्स डाइट। जैसा कि रुचि जी ने बताया, मैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के साथ
कोरोना पेशेंट्स ट्रीट कर रही हूँ और ये डाइट डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी की ही है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी। आप लोगों ने कार तो हमेशा ड्राइव की होगी, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ जो कार ड्राइव करते होंगे, करते हैं ना? जब आप कार ड्राइव करना सीखते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले आपको कार के बारे में बताया जाता है, फिर आपको ये बताया जाता है कि ब्रेक कहाँ है और एक्सीलरेटर कहाँ है, फिर आपको कार को चलाना सिखाया जाता है और फिर आपको गियर बदलना सिखाया जाता है। आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाते हैं। आपको मालूम होता है कि कब गियर चेंज करना है, कब आगे स्पीड ब्रेकर आ गया, कब आगे कोई और इशू आ गया और कब आगे कोई और इशू नहीं आया। ठीक है ना? तो हम बात कर रहे हैं डीआईपी डाइट की। आपको सबसे पहले मॉर्निंग में 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स के सिवा आपको कुछ भी नहीं खाना। हम लोग फ्रूट खाते हैं तो कैसे खाते हैं मालूम है? एक सेब खा लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक फाड़ी सेब की खाते हैं तो कहते हैं सेब हो गया। सेब ऐसे नहीं खाना है। आपके बॉडी का वेट मल्टीप्लाइड बाय 10 कितने ग्राम हुआ, उतना फल आपको खाना है 12 बजे से पहले। चाहे आप एक बार में खाएं और चाहे आप थोड़ी थोड़ी देर में खाएं। अपनी प्लेट में कितने भी फ्रूट रख सकते हैं और कोई भी फ्रूट रख सकते हैं, बट जो मैंने कैलकुलेशन बताई कि मान लीजिए मेरा बॉडी वेट 60 किलो है तो मुझे कम से कम 600 ग्राम फल खाना है। और 600 ग्राम फल का मतलब समझते हैं आप? 600 ग्राम फल कम से कम खाना है। आप उससे ज्यादा खा सकते हैं, कम नहीं। और ऐसा मत करिएगा कि 600 ग्राम तरबूज अपने प्लेट में रख लीजिए और सोचिए कि आपने खा लिया। आपको छिलका उतार कर उसका वजन लेना है और फिर खाना है। जब दवाई आप थोड़े सी क्वांटिटी में खाते हैं तो जब आप खाना थोड़ी क्वांटिटी में खाते हैं तो वो खाना होता है, पर जब आप उसे प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी बताई जा रही है उतनी क्वांटिटी में खाते हैं, तब वो दवा बन जाता है। डॉक्टर मोहन गुप्ता के हिसाब से इन फ्रूट्स को भी कैटेगराइज किया गया है। हालांकि सभी फ्रूट्स में इक्वल फूड वैल्यू होती है, बहुत सभी न्यूट्रिशियस होते हैं, बट स्टिल एक सीक्वेंस बता रही हूँ, उस सीक्वेंस के अंदर फ्रूट्स बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू से लोअर की तरफ जा रहे हैं। सबसे ज्यादा न्यूट्रिटिव है नाशपाती और बबूगोशा। उसके बाद आता है एप्पल, और एप्पल के अंदर भी गोल्डन एप्पल सबसे अच्छा है। फिर आता है अमरूद, फिर आता है सिट्रिक फ्रूट, मौसमी, पाइनएप्पल, ऑरेंज जूस, ऑरेंज फ्रूट वगैरह। फिर आता है अनार, उसके बाद आता है पपीता और आम। अब आप कहेंगे पपीता और आम के इतने फायदे हैं तो फिर इसे आखिर में क्यों रखा? वो इसलिए क्योंकि पपीता और आम ज्यादातर मसाले से पके हुए मिलते हैं, और मसाले से पका हुआ अगर आप खाएंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी करेगा। जो लोग वेट के लिए, वजन कम करने के लिए खा रहे हैं, वो केला और अंगूर थोड़ा अवॉइड करें, और जिन लोगों को कफ की प्रॉब्लम ज्यादा है वो भी केला और अंगूर को थोड़ा अवॉइड करें। बाकी लोग केला और अंगूर भी खा सकते हैं। शुगर पेशेंट है तो भी आपको ये खाना है। आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, बल्कि इसको खाते समय आपको अपनी शुगर रेगुलर चेक करते रहना है, बिकॉज ये कम हो सकती है, ये कम होती चली जाएगी, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा अपनी दवाई का। इसके बाद बात आती है लंच की। लंच में आपको 2 प्लेटें बनानी है। फर्स्ट प्लेट के अंदर आप सैलेड लेंगे, 3 या 4 तरह के कोई भी सैलेड्स आप खा सकते हैं। आपका वेट मल्टीप्लाइड बाय 5
अगर मेरा बॉडी वेट 60 केजी है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, यानी कि कम से कम 300 ग्राम सलाद मुझे खाना है। इससे कम में बात नहीं बनेगी। और हम लोग सलाद पता कैसे खाते हैं? रोटी की ग्राही में एक टुकड़ा सलाद का लिया और खा लिया, इसको सलाद नहीं कहते। आपको मिनिमम इतना क्वांटिटी सलाद खाना है और उसके बाद आप प्लेट 2 की तरफ मुड़ेंगे, जिसके अंदर आपकी रोटी सब्जी है जो आप खाना चाहते हैं और आप खा सकते हैं। और अब आप कहेंगे मुझे कि इतना सलाद खाने के बाद पेट में प्लेट 2 की जगह ही कहाँ बचेगी? हम चाहते भी नहीं कि जगह रहे, पर ठीक है, मैं मना नहीं कर रही आपको और ऐसा होगा भी नहीं। सिर्फ 3 या 4 दिन की बात है, उसके बाद आपको पहले से ज्यादा भूख लगेगी, बिकॉज ये जो आप रॉ खाने वाले हैं वो आपके सारे के सारे ब्लॉकेजेस को खोल देगा। शाम को आपको अपना बॉडी वेट के जितना ग्राम में स्प्राउट्स, ग्रीन लीव्स और नट्स लेने हैं। आपको दालें अवॉइड करनी है, लेकिन स्प्राउट्स की फॉर्म में आपको दालें रोज लेनी है, 50 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। डिनर लंच की तरह ही होगा, प्लेट 1, प्लेट 2। प्लेट 1 जब आप पूरी तरह खत्म कर लेंगे तब आप प्लेट 2 की तरफ जाएंगे। लेकिन ये पूरी डाइट नहीं है। अब आप आगे ध्यान से सुनिएगा कि क्या चीजें आपको नहीं करनी है। पहला है कि कोई भी ऐसा खाना जो फैक्ट्री से आ रहा है वो आपको नहीं लेना। उसमें जो प्रिजर्वेटिव होता है वो खाने की शेल्फ लाइफ तो बढ़ा सकता है, पर आपकी शेल्फ लाइफ कम कर देगा। आपको बिल्कुल भी पैकेज फूड नहीं लेने। इन पैकेट फूड्स के अंदर डायऑक्सिन नाम का एक ऐसा केमिकल बन जाता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। और आपको मालूम है कि पके हुए खाने के अंदर भी डायऑक्सिन होता है। इसी के लिए हम रॉ खाने पर जोर देते हैं, क्योंकि रॉ खाना आपको सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देता है और उसमें कोई भी हार्मफुल कंटेंट नहीं होता। अब दूसरी बात, दूध बिल्कुल नहीं पीना है। दूध या दूध से बनी कोई भी चीज आप कभी भी नहीं लेंगे, चाय भी नहीं। थोड़ा रिस्की लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है, बट जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग। अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है WHO की कि 2025 तक 81% ऑफ पॉपुलेशन को कैंसर होने का चांस है। मालूम है क्यों? क्योंकि दूध सिंथेटिक मिलता है। वैसे आपको कैल्शियम चाहिए क्यों? किस लिए चाहिए आपको कैल्शियम? हड्डी मजबूत करने के लिए। ओके, तो हड्डी कैसे मजबूत होगी? घोड़े की, गधे की, गाय की, भैंस का, जिसका आप दूध पीते हैं, इन सबकी हड्डी बहुत मजबूत होती है। ये किसका दूध पीते हैं? ये क्या खाते हैं? ये घास खाते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि दूध के अंदर कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। ऑफ कोर्स होता है, लेकिन वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं होता। आपको डेफिनेशन मालूम है दूध की? दूध जो है उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उस व्यक्ति के दूध के बच्चे, मतलब जैसे भैंस का दूध है तो वो भैंस के बच्चे के लिए है। मतलब उस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जो भैंस के बच्चे की ग्रोथ के लिए जरूरी है। इंसान के बच्चे के लिए इंसान के दूध में ही वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसको फायदा दे सकते हैं। दूसरी बात, आपको मालूम है कि आजकल हार्मोनल इंजेक्शन लगाकर पहले गाय या भैंस को प्रेग्नेंट किया जाता है, फिर जब बछड़ा हो जाता है तो उसे हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, और वो हार्मोनल इंजेक्शंस लगाने के बाद वो बछड़ा जल्दी जल्दी बड़ा होता है ताकि वो फिर से दूध देने की स्थिति में आ सके। मशीनों से दूध निकाला जाता है, जिससे गाय या भैंस को कितनी तकलीफ होती है वो आप सोच नहीं सकते। उनके थनों पर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं और वो इतना पेनफुल होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते।
उनको उस जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अब सारे हार्मोन्स, सारे एंटीबायोटिक्स आपके अंदर जा रहे हैं। और आप ये इमेजिन कीजिए कि एक स्टेज में, कभी भगवान ना करे, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो मालूम है सुनने को क्या मिलता है कि आपके ऊपर कोई दवाई असर नहीं कर रही है। क्यों असर नहीं कर रही है? क्योंकि आपके ऊपर पहले ही इतने एंटीबायोटिक्स अंदर जा चुके हैं दूध की फॉर्म में कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रही। और आप कहेंगे हमने तो लाइफ में एंटीबायोटिक खाई ही नहीं है, बट वो दूध के साथ आपके अंदर जा रहे हैं। उसके अलावा हर खाने वाली चीज जो भगवान ने बनाई है उसके ऊपर एक एड्रेस कोड होता है। वो एड्रेस कोड इसलिए होता है कि जब खाना शरीर के अंदर जाता है तो वो प्रॉपर उस ऑर्गन में पहुंचकर अफेक्ट करता है जहां उसकी जरूरत है। आप एक चिट्ठी पोस्ट करते हैं, उस पर एड्रेस लिखा होता है ना। तो अगर उस चिट्ठी के ऊपर पानी गिर जाए और एड्रेस मिट जाए तो क्या चिट्ठी पहुंचेगी? नहीं पहुंच पाएगी। इसी तरह से दूध के ऊपर जो एड्रेस कोड है वो कुछ ना कुछ कंफ्यूज्ड है। उसके अंदर उतने ही एमिनो एसिड्स होते हैं जितने कि पैनक्रियाज में होते हैं, और वहां ये कंफ्यूजन क्रिएट होने के कारण दूध जो है डायबिटीज को न्योता देता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को न्योता देता है। अब बात आती है कि दूध प्रचुर मात्रा में है इसके अंदर, इसलिए हमें लेना चाहिए। तो आपको मालूम है सबसे ज्यादा कैल्शियम किस में होता है? आपके नाखून में। तो क्या आप नाखून खाएंगे? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किस में होता है? लकड़ी में। तो लकड़ी को पीसिए और बुरादे को पी जाइए। आप नहीं लेंगे। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट इन एन एब्जॉर्बेबल फॉर्म। डॉक्टर्स कहते हैं कि कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स हो गया, पर मैं कहती हूं कि बोन्स के अंदर कैल्शियम था, पर वो हार्ड अवस्था में था। उसको तरल अवस्था में लाने की जरूरत है। हमारा बॉडी 70% पानी से बना है, इसीलिए आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इतनी मात्रा में खाने की जरूरत है कि वो पानी बना रहे। आपने ये पीछे पौधा देखा? ये देखिए, ये एक पौधा है मेरे पीछे। इसको अगर मैं खींचती हूँ तो ये वापस चला जाता है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन जिस पौधा सूख जाता है उसकी लकड़ी को आप ऐसे करेंगे तो वो टूट जाती है। वाई? क्योंकि उसमें नमी खत्म हो गई। मेरे हिसाब से बॉडी के अंदर नमी खत्म हो रही है, कैल्शियम डिसॉल्वेबल सॉल्यूबल अवस्था में नहीं रहा। इतने लोग कैल्शियम खाते हैं लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस तो बढ़ता ही चला जाता है। इसको प्रोग्रेसिव डिजीज बोला जाता है कि जो बॉडी में बढ़ता ही जाता है एज के साथ। कैल्शियम खाने के बाद भी ये ठीक नहीं होता। क्या कारण हो सकता है? या तो बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं है, या तो टैबलेट में कैल्शियम नहीं है। कुछ तो कारण रहा होगा। एनीवे, इसके अलावा बात आती है नो मीट प्रोडक्ट, नो एनिमल प्रोडक्ट्स एट ऑल। नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं। अब आप मुझे बहुत घूर कर देख रहे होंगे कि नॉन वेज कैसे छोड़ दें। देखिए, अगर आपको कंप्लीट हेल्दी होना है तो नॉन वेज छोड़ना बहुत जरूरी है, बट स्टिल डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने आपके लिए कुछ ऑप्शंस छोड़ी हैं। उन्होंने ये बताया है कि जो लोग नॉन वेज नहीं छोड़ सकते उनके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव हैं। ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है, बेसिकली आपको अगर ठीक होना है तो छोड़ना ही होगा। लेकिन जिन लोगों को मजबूरी है, आदत है, लत है, उनके लिए सिर्फ इतनी सी एक सलाह है कि जब वो नॉनवेज खाएं तो जिस नॉनवेज की कम टांगे हों वो खाएं। बकरा ज्यादा नुकसान करेगा चिकन से, और फिश उससे कम नुकसान करेगी। मतलब जिस एनिमल की जितनी ज्यादा टांगे उसके अंदर उतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और उसके उतना ही ज्यादा नुकसान। नॉनवेज की फ्रीक्वेंसी को मिनिमम करने की कोशिश करें, और जब तक आप उसे छोड़ ना पाए तब तक आप इस तरह से खाने की कोशिश करें। मतलब नो नॉनवेज इज मस्ट। इसके बाद बात आती है चाय की एडिक्शन। सबको बहुत जबरदस्त एडिक्शन है चाय की। चाय नहीं छूटेगी, दूध तो छूट जाएगा, चाय का क्या करेंगे? स्क्रीन पर देखिए हुंजा चाय। इसकी आपको एक रेसिपी नजर आ रही है, नोट कर लीजिए। 10-12 पत्ते पुदीना के, 10-12 पत्ते या 5-7 पत्ते, जितना आपको टेस्ट ठीक लगे तुलसी के, 4 हरी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा गुड़। इसको 5-6 मिनट के लिए बॉईल करें।
मैं इसमें थोड़ा सा अदरक भी कद्दूकस करके डालती हूँ बिकॉज आई रियली लाइक द फ्लेवर ऑफ जिंजर। और इसमें अगर आप चाहें तो नींबू निचोड़ सकते हैं। मेरी चाय की एडिक्शन इसी से खत्म हुई। अब ये डाइट कंप्लीट डाइट नहीं है कि आप सोचेंगे कि ये डाइट खाने से मेरा ब्लड प्रेशर, शुगर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ये डाइट है हेल्दी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो दवाई खा रहे हैं बीपी शुगर वगैरह की, पर कुछ 5-7 सालों से खा रहे हैं। इससे पहले वो दवाई नहीं लेते थे, वो लोग इससे डाइट से ठीक हो जाएंगे। और महीने में एक बार, या चलिए मान लीजिए हफ्ते में एक बार, खुश हो जाइए, हफ्ते में एक बार एक मील, चीट मील अलाउड है। आप एक टाइम जो मन करे वो खा सकते हैं। बट अगेन ये उन लोगों के लिए है जो हेल्दी है। आपको मैंने बताया गाड़ी ड्राइव करने के बारे में, अब मैं आपको बताती हूँ गियर चेंज करने के बारे में। 4th गियर की ये डाइट थी जो मैंने ऊपर आपको बताई। अब आप मान लीजिए कोई स्पीड ब्रेकर आया, तो अब आपको गाड़ी, डाइट की गाड़ी 3rd गियर में डालनी पड़ेगी। 3rd गियर, जिनको बीपी की, डायबिटीज की, स्टोन की, ट्यूमर की, पाइल्स की, इम्यूनिटी डिसऑर्डर की, इंसुलिन डिपेंडेंट है, कैंसर की प्रॉब्लम्स है, उन सबको 3rd गियर डाइट लेनी है। 3rd गियर डाइट, 3rd गियर डाइट आपकी 4th गियर डाइट की तरह ऊपर की तैसे ही होगी, पर आपका बॉडी वेट मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब आपका बॉडी वेट 60 किलो है, तो टोटल 120 ग्राम पका हुआ खाना खा सकते हैं आप। इसके अलावा आप पका हुआ खाना नहीं खा सकते। अगर आपको 10 साल से 8 साल से ऊपर हो गए हैं दवाई लेते हुए, अगर आप सॉरी इंसुलिन डिपेंडेंट है, बीपी पेशेंट है, एसिडिटी ज्यादा है, इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, स्टोन है, ट्यूमर है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 120 ग्राम कुक फूड अलाउड है। 120 ग्राम नहीं, आपका बॉडी वेट मल्टीप्लाइड बाय 2। अब 120 ग्राम के अंदर पेट कैसे भरेगा? तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दालें तो आपको पहले ही अवॉइड करने को बोला है, सब्जियां ले, और जो रोटी आप बनाएंगे उस रोटी में आप हेलो, उस रोटी आप बॉयल करके, कद्दूकस करके खीरा मिला सकते हैं, घिया मिला सकते हैं, पालक मिला सकते हैं, गाजर मिला सकते हैं। सब्जियों में आटा मिलाइएगा, आटे में सब्जी मत मिला दीजिएगा, सब्जियों में आटा मिलाना है, मतलब सब्जी ज्यादा आटा कम। अब आप इस आटे की अगर 2 या 3 रोटी भी खाएंगे तो शायद वो 120 ग्राम से ज्यादा नहीं पड़ेगा टोटल आपका कुक फूड। आपका पेट भी भर जाएगा, आप एक मील प्रॉपर ले सकेंगे और आप अपनी क्वांटिटी को मेंटेन कर सकेंगे। प्लस ग्रीन लीव्स, जो हमने उस समय बताया था कि स्प्राउट्स लेने हैं, उसके साथ ग्रीन लीव्स जो है आपको वो लेनी है। ग्रीन लीव्स मतलब आप पालक ले सकते हैं, धनिया ले सकते हैं, पुदीना ले सकते हैं, आप अमरूद का पत्ता ले सकते हैं, आप किसी तरह से क्या बोलते हैं, पान का पत्ता ले सकते हैं। पान का पत्ता मालूम है बहुत टेस्टी लगता है। इन सब पत्तों की स्मूदी बना के पी सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। पान के पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आपको ग्रीन लीव्स जरूर लेनी है अपनी डाइट में, अपने बीमारी को ठीक करने के लिए, एंड दैट टू अकॉर्डिंग टू योर वेट। अगर मेरा वजन 60 किलो है तो मुझे 60 ग्राम लीव्स हर रोज लेनी है। अभी मैंने बताया कि गाय भैंस दूध नहीं पीते, पर वो पत्ते खाते हैं, और हमें ये पत्ते लेने हैं, किसी भी फॉर्म में लेने हैं। आप सैलेड में काट कर डालिए, इसका जूस स्मूदी बनाकर ले लीजिए, फ्रूट्स के साथ डालिए, जैसे आपको ठीक लगे वैसे खाएं, पर आपको हर रोज ये खाने हैं। इन पत्तों से आपके अंदर जो ब्लॉकेज है, उसके अंदर जो कोलेट्रल आर्टरीज हैं जो बंद हो गई हैं, वो इमीडिएटली खुल जाती हैं। मीन्स किसी को अगर हार्ट अटैक आने वाला है, अगर आप उसको ये खिला देंगे तो आपको बहुत प्रिकॉशन मिल सकता है इससे। इसके आप अंदर आपको 6 महीने से 9 महीने तक कैंसर पेशेंट्स भी बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं। और ये दवाई
जो डाइट है इसको मेडिसिन मानिए, और ये दवाई आपका ऐसा कमाल दिखाएगी कि आपको कभी किसी और दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आती है सेकंड गियर डाइट। अगर गाड़ी और ज्यादा प्रॉब्लम में है तो आपको सेकंड गियर पे डालनी पड़ेगी, आपको अपने लाइफ की डाइट की स्पीड और कम करनी पड़ेगी। कैंसर अगर लास्ट स्टेज में है, किडनीज अगर लास्ट स्टेज में है, बहुत क्रिटिकल है, तब आपको थर्ड गियर डाइट लेनी है, सेकंड गियर बनाकर। कहने का मतलब है कि अब इसमें से कुक फूड बिल्कुल माइनस हो जाएंगे। आपको कुक फूड बिल्कुल भी नहीं लेना तब तक जब तक कि आप काफी इंप्रूव ना कर सके। मिनिमम 3 से 5 महीने तक आपको कुक फूड के बिना जीना है। अब जो व्यक्ति जी ही नहीं रहा उसके लिए ये बहुत बड़ी होप है, और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप वापस रिवाइव कर जाएंगे। इसके बाद बात आती है फर्स्ट गियर डाइट की। अब आप कहेंगे कि इससे कम में क्या मारोगी जान से? हाँ, फर्स्ट गियर डाइट वो डाइट है जिसमें आपने सॉलिड खाना खाना ही नहीं है। आपको जब भी एक्यूट डिजीज होता है, यानी कि आपको हाई फीवर हो गया, बहुत लूज मोशन हो गए, आपको अचानक से कोई बीमारी आई, पेट में बहुत जोर से दर्द हो गया, अगर ऐसा कुछ भी होता है, फॉर एग्जाम्पल कोरोना के अंदर बहुत हाई फीवर आ गया या कुछ भी होता है, तब आपको सिर्फ लिक्विड डाइट लेनी है 2 या 3 दिन के लिए, या मिनिमम 1 या 2 दिन के लिए। उसके अंदर आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, सिट्रिक फ्रूट, मौसमी जूस, आपका पाइनएप्पल जूस, संतरे का जूस ये ले सकते हैं, और पेठे का जूस ले सकते हैं। पेठा मीन्स ऐश गॉड, ऐश गॉड, काशी फल की बात नहीं कर रही, पंपकिन की बात नहीं कर रही मैं, ऐश गॉड, जिससे आपका आगरे वाला पेठा बनता है, जिस फल से, जिस सब्जी से, उसका जूस लेना है। वो जूस आप जब भी लेंगे आपका पेट उससे काफी हद तक भरा हुआ महसूस होगा। ये फर्स्ट गियर डाइट इमरजेंसी में लेने की डाइट है, ओनली इन इमरजेंसी। अब लास्ट में आती है रिवर्स गियर। गाड़ी में एक रिवर्स गियर भी होता है। इस रिवर्स गियर के बारे में हम अभी थोड़ी सी देर में बात करेंगे। उससे पहले हम ये स्क्रीन पे जो आपको चार्ट दिख रहा है, एक बार इस चार्ट को डिस्कस करते हैं, फिर हम इस रिवर्स गियर की बात करेंगे जो आपकी बॉडी में असली कमाल दिखाता है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। वात, पित्त और कफ दोष के हिसाब से हम अपनी बॉडी को अगर कैटेगराइज करते हैं तो मैं एक एक को अलग अलग ले रही हूँ। लास्ट में मैं थोड़े से नेचर केयर बताऊंगी, आप उसको एज सच लिख लीजिएगा, बिकॉज हम नेक्स्ट टॉपिक में उन नेचर केयर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर वो समझ नहीं भी आते हैं तो आप जस्ट नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में ही उस रिवर्स गियर की बात करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं गैस। पेट में जब गैस होता है तो सिम्टम क्या होता है? जहां पर गैस रुकती है वहां दर्द शुरू हो जाता है। पेट में रुकी तो पेट में, छाती में रुकी तो छाती में, बाजू में रुकी तो बाजू में, घुटने में रुकी तो घुटने में। आपको हिचकियां आ सकती हैं, आपको डकार आ सकते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना? मैं एक बार फिर से बात करूंगी, जिन लोगों का हेयर लॉस प्रॉब्लम है, जिन लोगों का वेट लॉस प्रॉब्लम है, सब लोग ध्यान से सुने, बिकॉज ये चीजें सबके लिए हैं। अभी मैंने बताया कि यूनिटी ऑफ डिजीज, सबका बीमारी का कारण एक ही है। अब ये मत सोचिए कि अभी मेरी बीमारी नहीं आई तो मुझे नहीं सुनना, क्योंकि अभी जब मैं रिवर्स गियर की बात करूंगी तो आप सोचेंगे कि ये मिस हो गया। ओके, तो हम सिम्टम की बात की हमने, अब हम रीजन की बात करते हैं कि गैस बॉडी में होती ही क्यों है। गैस होती है बॉडी में गलत खाना खाने से। फॉर एग्जाम्पल, उन खानों को खाना, उन सब्जियों को खाना या चीजों को खाना जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर गैस बनती है। सबसे बड़ा कारण होता है दालें। जिस व्यक्ति की बॉडी की ग्रोथ हो चुकी है उसके लिए दालें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक हफ्ते में 50 ग्राम से ज्यादा कुक दाल बिल्कुल भी जरूरी नहीं है किसी भी शरीर के लिए, स्पेशली उस व्यक्ति के लिए जो गैस जिसको प्रॉब्लम है, उसको तो 50 ग्राम से ज्यादा कुक दाल खानी ही नहीं चाहिए। बाकी लोग फिर भी सोच सकते हैं, लेकिन अंकुरित फॉर्म में, स्प्राउट्स की फॉर्म में आप 50 ग्राम डेली भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
दूसरा है आटा। हमारा आटा होता है बिना चोकर का। मैदा, बेसन, ये एसिडिटी गैस फॉर्म करते हैं बॉडी में। तीसरा है पानी। जी हाँ, पानी। खाने के साथ कितने लोग पानी लेते हैं? मेरा ख्याल है मैक्सिमम लोग। हर एक को खाने के साथ पानी चाहिए, खाने के बीच में पानी चाहिए, और खाने के बाद तो चाहिए ही चाहिए। लोग तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। आपके पेट में एक जठा अग्नि होती है जो खाने को डाइजेस्ट करती है। जब आप इस दौरान पानी पीते हैं तो ये जठा अग्नि बुझ जाती है, और जैसे ही ये बुझ जाती है आपके सारे डाइजेशन प्रोसेस को हिंडर कर देती है। इसलिए आधा घंटा पहले और मिनिमम 40 मिनट्स बाद तक कभी भी खाने से पहले और बाद में पानी नहीं पीना है, और बीच में भी बिल्कुल नहीं पीना है, एक्सेप्ट कि आपको फंदा लग गया, खांसी आ गई, तो आप एक सिप ले सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल नहीं। तीसरा कारण है गैस का लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज ठीक से नहीं करते तो वीकनेस ऑफ इंटेस्टाइन्स पैदा हो जाती है, और उसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। गैस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इलाज जो नेचर केयर में है, एक है अदरक, दूसरा है लहसुन, गार्लिक। गार्लिक कभी भी अकेला ना लें, जैसे सुबह खाली पेट लोग ले लेते हैं, कभी नहीं। इसको हमेशा किसी चीज में मिक्स करके लें। इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल होता है, जो वोलेटाइल ऑयल आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसको सैलेड के साथ, रोटी के बीच में, सब्जी के बीच में मिक्स करके लें। कुक नहीं करना, आप बनी हुई सब्जी के ऊपर इसको कच्चा काट के डाल दें और खा लें। एक चम्मच सब्जी लें, उसमें डाल दें और खा लें, या सैलेड के साथ खा लें। क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में लेंगे मैम। हाँ, इसके बाद बात आती है मेथी दाना की। मेथी दाना आपकी सभी तरह की गैस्ट्रिक और दूसरी दर्दों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ये ब्लड थिनर का काम भी करता है, आपके अंदर की सारी ब्लॉकेजेस दूर करता है। मान लीजिए कि किसी को पता चले कि उसको हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत ध्यान से सब लोग सुनिए। किसी को भी कभी ऐसा सिम्टम नजर आए घर में किसी के साथ भी कि हार्ट अटैक आ रहा है, तो हरी मिर्च की तरह जो लाल मिर्च होती है, फटाफट 2 मिर्चें चबाकर खिला दीजिए। अगर वो मिर्च घर में ना हो तो 8 से 10 लहसुन की कलियां बिना छीले, छीलने का टाइम नहीं है आपके पास, बिना छीले उसे चबाने को दे दीजिए। इमीडिएटली कोलेक्ट्रल आर्टरीज खुल जाएंगी, ब्लॉकेज बच जाएगी, एंड आप एटलीस्ट हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। वरना हॉस्पिटल पहुंचना भी इस स्टेज में बहुत मुश्किल होता है। अब मैं नेचर केयर इसका बता रही हूँ गैस के लिए, आप सिर्फ नोट कर लीजिए, इसको हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। पहला है वेट पैक, दूसरा है हॉट एंड कोल्ड पैक, और तीसरा है एनीमा। अब हम बात करते हैं पित्त की। पित्त मतलब एसिडिटी। प्रीवियस स्लाइड प्लीज। एसिडिटी के सिम्टम क्या है कि पेट की खराबी, पेट में जलन होती है, यूरिन में जलन होती है, स्किन में जलन होती है, हैवीनेस फील होती है बॉडी के अंदर, खट्टे डकार आते हैं। और इसकी रीजन क्या है? गरम मसाला, लाल मिर्च, चीनी, अचार, एडिक्टिव खाना जैसे कि चाय, कॉफी, नॉनवेज, अंडे, ड्रग्स वगैरह वगैरह। आपको मैंने पहले भी बताया कि आपकी बॉडी 70% पानी से बनी है, तो 70% पानी का मतलब आपको वाटर रिच फ्रूट्स, वाटर रिच वेजिटेबल्स चाहिए, जैसा कि हमने पिछले सेमिनार में एक्सप्लेन किया था। जिन लोगों ने भी उसे एक्सप्लेन नहीं, उसको अटेंड नहीं किया था, उन लोगों को हम एक व्हाट्सएप ग्रुप ऐड करने को दे रहे हैं, उसके अंदर हम क्लियर कर देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हमारी डाइट के अंदर 80% जो है एल्कलाइन फूड होना चाहिए, और 20% एसिडिक फूड होना चाहिए। बॉडी को एसिडिक फूड की भी जरूरत होती है, बट सिर्फ 20%, जो कि विंटर्स में इतना है और समर्स में इतना है, और विंटर्स में हमारा थोड़ा सा 70% एल्कलाइन और 30% एसिडिक हो जाता है। बहुत ज्यादा दवाइयां जो लोग खाते हैं उनको भी एसिडिटी का इश्यू होता है। बहुत देर तक यूरिन का प्रेशर या स्टूल का प्रेशर रोकते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम आती है। ओके,
इसके अलावा जो गुस्सा ज्यादा करते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, एंजाइटी ज्यादा करते हैं, उनको भी एसिडिटी के इश्यू होते हैं। अब नेचुरल क्योर इसका क्या है? दूध फाड़ कर जो पानी बचता है आप वो लीजिए, चमत्कार करता है, वो एसिडिटी को फौरन ठीक कर देता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नारियल, पेठा, पेठे का जूस बहुत अच्छा है बॉडी को एल्कलाइन बनाने के लिए। नींबू प्लस मिश्री, नींबू प्लस मिश्री, फिर मौसमी और संतरे का जूस प्लस भुना जीरा। घिया देखा है आपने? घिया पेट की शेप में होता है, पेट के लिए रामबाण है, आप घिया लीजिए। पनीर हम लोग दूध मना करते हैं, बट पनीर अल्सर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, वो अल्सर को भरने का काम करता है। केले का जो पौधा होता है उसका तने के छिलके उतारते जाओ तो बीच में एक व्हाइट कलर का स्टेम मिलता है, उस स्टेम का जूस एसिडिटी को बहुत अच्छे से क्योर करता है। बंद गोभी का रस बहुत अच्छे से अफेक्ट दिखाता है इस पे। अब नेचर केयर नोट कर लीजिए। वेट पैक, स्पाइन पैक, रीढ़ का स्नान, स्पाइन पैक मतलब स्पाइनल कॉर्ड का पैक, योगा, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन, डीप स्लीप, रेस्ट एंड एनीमा। नेक्स्ट है कफ। कफ के पोर्शन में 7 बीमारियां आती हैं मेनली। कोल्ड, कफ, ब्रीदिंग इश्यूज, ब्रोंकाइटिस हो गया, टीबी हो गया, किसी को सीढ़ी चढ़ने में सांस चढ़ रहा है वो हो गया। हार्ट की वजह से भी होता है, बट नहीं, अगर आपका कंजेशन के कारण सांस चढ़ रहा है तो बस ये 7 बीमारियां कफ की स्टेज में आती हैं, बाकी सब एसिडिटी और गैस की स्टेज में आती हैं। इसके कारण होता है ऑयली खाना खाना। फैट का डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है, लिवर के पास, और लिवर जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता अगर ऑयली फूड हम ज्यादा करते हैं। तो जैसे ही कफ वगैरह होता है खाना बंद कर दें, गो ऑन फर्स्ट गियर डाइट, खाना इमीडिएटली बंद कर दें, रेस्ट ले, एनीमा ले, नो मिल्क प्रोडक्ट, धूल और मिट्टी से बचें। दैट्स द ओनली ट्रीटमेंट अलोंग विद एनीमा। एनीमा हर चीज में मस्ट है। इसका नेचर केयर क्या है? गरारे, पानी में नमक डालकर कोसे पानी से गरारे करें, गर्म पानी में पैर डालकर बैठे, सन बाथ लें, प्राणायाम करें और चेस्ट पैक लें, और एनीमा जो कि जरूरी है। अब हम बात करते हैं रिवर्स गियर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट गियर है हमारा ट्रीटमेंट का। नेचर केयर के तरीके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेचर केयर के तरीके, उसके अंदर पहला आता है उपवास, फास्टिंग। सभी लोग इन तरीकों को बहुत ध्यान से सुने, बिकॉज क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे, एंड आई एम टेलिंग यू द व्हेन द रीजन of disease is same, treatment will always be same. थोड़े बहुत डिफरेंस होंगे जो हम आपको ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, बट प्लीज सब अच्छे से नोट करें। उपवास, आपका पेट डाइजेशन का काम करता है और आप ही का पेट बॉडी में हीलिंग का काम करता है। बॉडी हील कैसे होगी जब आप उसे समय ही नहीं देंगे? हम लोग खाते ही रहते हैं और पूरा दिन हर थोड़ी देर में हम खाना खाते हैं। जब हम इतना खाते हैं तो डाइजेशन प्रोसेस चलता ही रहता है। देखिए, फ्रूट्स 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट होते हैं, वेजिटेबल्स 7 से 9 घंटे में डाइजेस्ट होते हैं, बना हुआ खाना 15 से 18 घंटे तक डाइजेस्ट होता है, और नॉन वेज 72 घंटे लेता है डाइजेस्ट होने। अब आप देखिए कि आप क्या खा रहे हैं और पेट को कितनी देर काम करना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के। उपवास का मतलब भूखा रहना, पेट को हीलिंग का टाइम देना, पर चिंता ना करिए। मुझे मालूम है बहुत से लोग ऐसे होंगे कि भाई हम तो उपवास नहीं कर सकते, भूखा रहने के नाम से ही घबरा जाएंगे।
हम आपको पूरी भूखा रहने को बोल भी नहीं रहे। जिन लोगों को इश्यूज सीरियस हैं उनको तो उपवास जरूरी है, कम से कम सप्ताह में 3 बार। कम बीमारी है तो 2 बार, और अगर नॉर्मल बीमारियां पिछले कुछ सालों से ही शुरू हुई हैं तो आप लोगों के लिए, और अगर आप हेल्दी हैं तो भी आपके लिए है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब सप्ताह में 1 या 2 बार आप ऐसा करिए कि रात का खाना शाम को 6 बजे खा लीजिए और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट सुबह 10 बजे के बाद लीजिए। 12 घंटे तो आप वैसे भी सोते हैं, आपको सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा फास्टिंग करवाई गई है। अब आप कहेंगे कि 6 बजे खाना खाने के बाद रात को तो भूख लगेगी, बहुत मुश्किल है, कैसे रहेंगे? तो चलिए हम आपको भूखा रहने को भी नहीं बोलते। पेठा जूस, ऐश गॉड जूस आप लीजिए। जब आप इसको छोटे पीसेस में काट के मिक्सी में ब्लेंड करेंगे पानी के साथ और पिएंगे, आपका पेट इमीडिएटली 2 या 3 घंटे के लिए भर जाता है और आपको उसके बाद भूख नहीं लगती। ऐश गॉड इज द बेस्ट हीलिंग एजेंट जो आपको इजीली डाइजेस्टेबल है और बॉडी के हीलिंग प्रोसेस में कहीं पर भी रुकावट नहीं डालेगा। इसके अलावा आप लीजिए कोकोनट वाटर। याद रखिए, ऐशगर्ड जूस में, पेठे के जूस में नमक, नींबू, चीनी, नमक, काली मिर्च और मसाले नहीं डालने हैं, बिना किसी चीज के लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एनीमा लेना है। अब आप कहेंगे कि क्या करना है एनीमा लेके, हमें तो कोई इशू ही नहीं है, हमारा पेट तो रोज साफ हो जाता है। आप एक बात बताइए कि किचन में आप काम करते हैं, नाली में रोज पानी जा रहा होता है, लेकिन जब भी आप नाली साफ करने वाले को बुलाते हैं तो देखा है कभी कि कितनी ब्लॉकेज निकलती है? आप सोचते हैं इतना मलबा अंदर था तो पानी जा कैसे रहा था? कुदरत भी कमाल है, इतनी ब्लॉकेज अंदर है फिर भी आप जी रहे हो, फिर भी स्टूल पास हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। एनीमा हर एक के लिए मस्ट है, कम से कम महीने में 2 बार। और जिनको इश्यूज ज्यादा हैं, जिनको बीमारी ज्यादा है, उनको पहला 1 महीना तो हर रोज लेना है, हर रोज। और एनीमा का आप कोई भी YouTube वीडियो देखिए, मैं यहाँ पूरा डिस्कस नहीं कर रही, उसका सिंपल तरीका आता है। और नॉन वायलेंट एनीमा ले। नॉन वायलेंट एनीमा वो होता है जिसमें पानी की क्वांटिटी कम जाती है और वो पेट को या किडनीज को या ऑर्गन्स को ज्यादा हार्म नहीं या बिल्कुल भी हार्म नहीं करता, बल्कि वो आपके लिए आरामदायक रहता है। वो उसके अंदर मुश्किल से 1.5 या 2 गिलास पानी जाता है और उतना आपकी क्लींजिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। अब वो लोग जो हेल्दी हैं और किसी कारणवश एनीमा से थोड़ा परहेज रखना चाहते हैं या उन्हें एनीमा पसंद नहीं आ रहा, सिर्फ उनके लिए जो हेल्दी हैं, योग एक तरीका है जिसके अंदर हम एनीमा का सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको सुबह 6 गिलास गर्म पानी लेना है और वो 6 गिलास गर्म पानी आपको लेकर उसमें हल्का सा नमक डालना है। वो नमक इतना होना चाहिए कि जैसे आपने कभी आंसू टेस्ट किया है, बस आंसू के बराबर हल्का सा नमक। और ये नमक जो है उस पानी के अंदर होगा। अब आप 2 गिलास पानी पिएंगे और जो आपको आसन बताने जा रहे हैं वो आसन आप करेंगे। उसके बाद वो आसन के आप 5 राउंड करेंगे। जब 5 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो आप बाकी के 2 गिलास पिएंगे, फिर 5 गिलास करेंगे, 5 राउंड करेंगे। अब आप पहले ये देख लीजिए, मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। पहला आसन है ताड़ आसन। सीधे खड़े हो जाएं और पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी रखें। गहरी सांस लेते हुए दोनों बाजुओं को सिर के ऊपर उठाएं और उंगलियों को आपस में बांध लें। हाथों को सीधा रखें, एड़ी उठाते हुए पैरों को
उंगलियों के ऊपर खड़े हो जाएं। 10 सेकंड तक इस पे रहे। अब त्रियक ताड़ासन, इसमें उसी पोजीशन के अंदर आप पहले एक तरफ लेफ्ट साइड झुके और उसके बाद राइट साइड झुके। प्रोसेस वही रहेगा। सांस छोड़ते हुए वापस शुरुआती अवस्था में आना है, सांस लेते हुए जाना है और छोड़ते हुए वापस आना है। अब अगला है कटी चक्र आसन। कटी चक्र आसन के अंदर पैरों में गैप रख के आपको हाथों को पैरेलल रखना है और मुड़ना है। हाथ कंधे की सीध में हो। सांस लेते हुए मुड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। त्रियक भुजंग आसन, मैट पर पेट के बल लेट जाएं और दोनों पैरों को सीधा रखें। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर दोनों हथेलियों को छाती के बगल में रखें। गहरी सांस लेकर सिर को उठाएं, फिर सीने और पेट को धीरे धीरे उठाने का प्रयास करें और दोनों तरफ मुड़े। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते हुए आखिर में नीचे सामान्य स्थिति में आ जाएं। भुजंग आसन, सब कुछ पहले की जैसे करें। अगर कोई दाईं और बाईं तरफ देखने की बजाय सिर को पीछे की तरफ ले जाए सांस को लेते हुए, तो इसे भुजंग आसन बोलते हैं। इसके बाद काग आसन में बैठ जाएं। एड़ी जमीन पर रखने का प्रयास करें। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें, बैलेंस बना कर रखें और अपनी सांसों को बिल्कुल नॉर्मल रखें। ओके, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब आपने इस आसन के लिए पानी पीना है तो आप पहले जो आखिर में कागासन दिखाया था उस पोजीशन में बैठ जाइए और उस पोजीशन में बैठकर आप 2 गिलास पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप वापस खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद आप ये सारे आसन, हर आसन 5-5 राउंड करना है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की मूवमेंट के कारण ये जो पानी आपने पिया है वो नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन तक निकलता चला जाएगा और अंदर की मैल को, अंदर की गंदगी को तोड़ने की कोशिश करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन्स तो फिर भी क्लियर हो जाती हैं कुछ लोगों की कुछ हद तक, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन्स तक तो कभी हम पहुंच ही नहीं पाते। पहले ही बार 2 गिलास पी के 5 राउंड करने में आपका पेट 100% चांसेस है कि क्लियर हो जाएगा, पर किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो दोबारा 2 गिलास पीकर करिए। उससे भी ज्यादा है तो तीसरी बार 2 गिलास पीकर करिए। इसके बाद कोई चांस नहीं है कि आपका पेट क्लियर ना हो। आपका पेट बिल्कुल क्लियर होगा। कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, डायरिया, ये सब कारण है जिसके ऊपर बाकी की बीमारियां निर्भर है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो मुझे ये नहीं करना। आपको ये जरूर करना है कि आपको बीमारी हो नहीं। अब हम अगली नेचर केयर वेज पे आ रहे हैं, इनको ध्यान से लिख लीजिए। पहला है ठंडी पट्टी। ठंडी पट्टी 2.5 मीटर कपड़ा लेना है, 10 इंच चौड़ा। ये बाजार में भी रेडीमेड मिल जाती हैं, अमेज़न पे पट्टियां मंगवा सकते हैं। तीनों पट्टियों का सेट होता है, गले के लिए, पेट के लिए और सिर के लिए। नहीं तो आप घर में किसी भी चादर को या कपड़े से बना सकते हैं। 10 इंच चौड़ा और 2.5 मीटर लंबा। इस पट्टी को पानी में, नॉर्मल ठंडे पानी में निचोड़िए और इसे खोलकर पेट पर लपेट लीजिए। नाभि बीच में आनी चाहिए, इसे लपेट लें। इसके ऊपर आप काम करके, इसके ऊपर आप कपड़े पहनकर अपने घर के काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो
आपको इसके लिए ध्यान क्या रखना है? पहली बात, कोशिश कीजिए कि कम से कम आधा घंटा पहले आपने कुछ ना खाया हो, और अगर आपने खाया भी हुआ है तो इतनी कोई बड़ा इशू नहीं है, बट इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जिस समय पट्टी बंधी हुई है आप कोई चीज टेस्ट भी नहीं करेंगे। पीरियड्स में आप ये नहीं करेंगे, और अस्थमा वगैरह है तो भी कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्या करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर अलग है, और पेट का टेम्परेचर ठंडा करने से जब टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो अंदर जमा हुआ मल, अंदर जमी हुई गंदगी टूटती है और फिर वो धीरे धीरे बाहर आती है। इससे बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाती है। ये कम से कम 15 से 30 मिनट करने की जरूरत है। दूसरे नंबर पे आती है मिट्टी की पट्टी। अब मिट्टी खोदो, उसको कंकड़ बिनो, ये सब काम तो नेचुरोपैथी सेंटर्स में ही होते हैं। सिंपल वे है कि आप मुल्तानी मिट्टी ले आइए, उसको पानी में भिगोइए, और उसके रात भर भिगोने के बाद सुबह उस लेप को आप पेट पर लगा लीजिए कि नाभि जरूर बीच में आए। इससे अंदर गंदगी टूटेगी, बैक्टीरियल ग्रोथ कम होगी, अंदर की बॉडी जिसकी भी पेट में ज्यादा गर्मी है वो गर्मी चूस लेगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की एक्टिविटीज को इंक्रीज करेगा, डाइजेशन को कमाल का कर देगा। इसके बाद आता है ठंडा कटी स्नान। आपने जानवरों को देखा है, जब भी उनकी तबीयत खराब होती है कैसे वो जाकर पानी में बैठ जाते हैं। आपको भी अपने बाथ टब में या किसी प्लास्टिक के टब में बैठना है, पानी नाभि तक हो, नाभि तक पानी हो। और अगर आपको पेट में दर्द है या पेट की ज्यादा प्रॉब्लम है तो साथ में एक गरम तौलिया भी रख लीजिए, और वो गरम तौलिया, पानी में भीगा हुआ ठंडा तौलिया भी रख लीजिए। और ये जो ठंडा तौलिया है इसको राइट साइड ऑफ द पेट आप मोड़ते चले जाएं, घुमाते चले जाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बिकॉज राइट साइड के अंदर कॉन्स्टिपेशन या पेट दर्द, इन सब कारणों में जब वो गंदगी ज्यादा जम जाती है तो उसका टूटना ज्यादा जरूरी होता है। डायबिटीज में, आर्थराइटिस में, पेंक्रियास है उस साइड, तो वो जब आप घुमाते हैं उधर तौलिया ठंडा तो बहुत जल्दी असर करता है। आप पानी में बैठे हैं और गीला तौलिया राइट साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन ध्यान रखिएगा, कमर में दर्द हो तो कटी स्नान नहीं लेना है, अस्थमा हो तो कटी स्नान नहीं लेना है, पीरियड्स हो तो कटी स्नान नहीं लेना है। ये आपके पीरियड्स के सारे इश्यूज पे बहुत काम करता है, बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन पीरियड्स के दौरान नहीं। आपके प्रोस्टेट के, यूरिन के इश्यूज में बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद आता है गरम ठंडा कटी स्नान। अब आपको 2 टब चाहिए, एक में गर्म पानी एक में ठंडा पानी, एंड थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है ये, तो उससे बेटर है कि जो पानी प्लास्टिक की हॉट वाटर बॉटल आती है ना सिकाई वाली केमिस्ट के पास, एक के अंदर आप गर्म पानी डालिए और एक के अंदर आप ठंडा पानी डालिए। 3 मिनट आप पहले गर्म लगाइए, उसके बाद 1 मिनट आप पेट पर ठंडा लगाइए। ऐसा आप 3 बार करिए। अगर हाई बीपी है तो ठंडे का टाइम बढ़ाइए और गर्म का टाइम कम कर लीजिए। इसका यूज है कि अगर आपको बॉडी में अंदर कहीं पर भी स्वेलिंग हो रही है, पीरियड्स है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको डायबिटीज के लिए अपने पेनक्रियास को एक्टिवेट करना है, यूरिन इश्यूज को सॉल्व करना है, पीठ की दर्द हो रही है, तो ये बहुत काम करता है, ठंडा गर्म बार बार लेना। इसके बाद आता है गर्म पैर नहान, गर्म पानी के अंदर पैर को डुबोकर बैठना। इसमें बैठने से पहले बहुत ध्यान रखना है कि 2 ग्लास नॉर्मल पानी जरूर पी लीजिए और सर के ऊपर ठंडा टॉवल रखिए। ठंडा टॉवल सर के ऊपर होना चाहिए। 2 ग्लास पानी नॉर्मल पिया हो, इससे बीपी फौरन नीचे आता है, आपको नींद अच्छी आएगी, रिलैक्स हो जाओगे, जुकाम, खांसी, दमा, अस्थमा सब ठीक होगा। और अगर आपको अस्थमा है तो आपको कम से कम 1 महीना रोज करने की जरूरत है।
वरना 2-4 दिन काफी है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन बहुत ध्यान रखिए। अगर मेंसेस है, लो बीपी है, एपिलेप्सी है, दौरे पड़ते हैं, या शरीर में जलन या बुखार है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके बाद आता है रीढ़ स्नान, स्पाइनल स्नान। एक टॉवल लीजिए, टॉवल को फोल्ड कर लीजिए, जैसे कि ये टॉवल है मान लीजिए, और इसको आपने फोल्ड करके ऐसे लंबाई में एक मोटा सा पोजीशन बना लीजिए इस टाइप से। इसको पानी में निचोड़िए, गीला करके ऐसे बेड पे बिछा दीजिए, या मतलब नीचे चटाई पे बिछा दीजिए, और उसके ऊपर अपनी स्पाइन रखते हुए लेट जाइए, क्योंकि जो स्पाइनल बात का टब आता है वो बहुत 10-20 हजार का आता है। के अंदर करने के लिए ये सबसे बेस्ट है। इससे आपको साउंड कीजिए प्लीज। सभी नर्व्स टोन अप हो जाती हैं, ब्रेन के इश्यूज आपके सॉर्ट होते हैं। एपिलेप्सी में कमाल का फायदा करता है। स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, ऑर्गन्स टोन अप हो जाते हैं, और आपको हाथ सुन हो जाता है, पैर सुन हो जाता है, नमनेस आ जाती है, तो आपके सारे नर्व्स इशू बहुत अच्छे से अफेक्ट होते हैं इससे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? अस्थमा है, मलेरिया है, कोल्ड है, कफ है, फीवर है, तो ये आपको नहीं लेना। पर ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ये नेचुरल ट्रीटमेंट्स आप ले रहे होंगे, हो सकता है आपको खांसी, जुकाम, बुखार, पेट खराब होना शुरू हो जाए। ये मत सोचिएगा कि लो जी मैं तो बीमार हो गया। बॉडी एक्यूट डिजीज करके उस जमी हुई गंदगी को बाहर निकाल रही है, ध्यान रखिएगा, उसे निकलने दीजिएगा। उसके बाद बात आता है स्टीम बाथ की। जिस समय सूर्य उगता है उस समय 1 घंटा, और जिस समय डूबता है उस समय 1 घंटा बेस्ट टाइम होता है सन बाथ का। सन बाथ बहुत अच्छा है आपके शरीर के लिए, विटामिन डी इसमें इंक्रीज होता है। स्टीम बाथ, आप बाहर जाते हैं बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने के लिए, महंगे महंगे स्टीम बाथ लेने के लिए, सुबह 8-9 बजे तक का जो सन है स्टीम बाथ के लिए अच्छा है। आप अपने बॉडी को किसी भी चादर से, पॉलीथीन से, किसी चीज से गर्दन तक कवर करके, सिर पे गीला तौलिया लेके, और तौलिया जरूर रखना है, सन में ऐसे ही नहीं बैठना, तौलिया रख के अपना पसीना 5-7 मिनट में ही आपको बहुत ज्यादा आ जाएगा, और उससे आपके सारे टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आता है सन गेज, सूर्य को देखना, त्राटक क्रिया। सूर्य को उस समय देखना जब सुबह का उगता हुआ सूरज है या शाम का डूबता हुआ सूरज। जिन्होंने चश्मा पहना हुआ है, चश्मा उतार के करेंगे, लेंस नहीं लगे हुए होने चाहिए। इससे आपकी विल पावर बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, और आपकी हेल्थ में कमाल का असर होता है। इसके अलावा आता है मसाज, बॉडी मसाज, सबको पता है। इसके बाद 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रो जीएच पैक और किडनी पैक, क्योंकि लोगों को किडनी की और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम ज्यादा है। वैसे ही एक ठंडा और एक गर्म पानी की बोतल लेंगे, और अब ध्यान से सुनिए, जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, गर्म पानी की बोतल आगे रखेगा पेट पे और ठंडे पानी की पीछे, और किसी भी ऊनी मफलर से इन दोनों बॉटल्स को लपेट 45 मिनट्स के लिए, गर्म वाली आगे और ठंडी वाली पीछे। जिनको किडनी के इश्यूज हैं उनको इससे उल्टा करना है, उनको गर्म बॉटल रखनी है पीछे और ठंडी रखनी है आगे, और किसी भी मफलर या गर्म कपड़े से इसको बांध लेना है फॉर 45 मिनट्स। ओके, और अगले तीनों पॉइंट्स मैं सिर्फ नाम बता रही हूं जो आप YouTube पे देख सकते हैं, बिकॉज इस क्लास में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि जल नेति, कुंजल, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं YouTube पे। और प्राणायाम, प्राणायाम बहुत जरूरी है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेडिटेशन। आधा घंटा खुद के साथ बहुत जरूरी है। अब मेडिटेशन करनी आती नहीं है, क्या करें, नहीं बैठ सकते, जाप करना नहीं आता या नाम लेना नहीं आता, कोई जरूरत भी नहीं। अगर आपको नहीं आता तो भी अब आप इस तरह से करेंगे कि 5 मिनट
आप बैठेंगे आंखें बंद कर कर और प्रार्थना करेंगे सबके लिए, फॉर द यूनिवर्स, कि सबका भला हो। 5 मिनट आप ग्रेटिट्यूड करेंगे कि कोविड के टाइम में भी आज भी जिंदा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, सेहतमंद हूँ। तेरी इतनी कृपा है कि आज भी मैं बीमारियों से लड़ पा रहा हूँ और जिंदा हूँ। उसके बाद 5 मिनट गुणगान करने हैं प्रभु के कि क्या सृष्टि बनाई है। देखिए ना, एक ऑरेंज, किस तरह से एक ऑरेंज के अंदर संतरे की फांकों को जोड़कर उसमें रस भरा, उसको पौधे के साथ लगाया और उसके बाद उसको किस तरह से, है ना उसका कमाल, उसकी सृष्टि का हर चीज कमाल की है, तो उसका गुणगान करना है। उसके बाद आखिरी 5 मिनट अपने किसी भी जिसको आप मानते हैं उस प्रभु के स्वरूप के दर्शन, और बाकी का टाइम विचार है। सिर्फ आधा घंटा अपने साथ बहुत जरूरी। बट योर डाइट इज नॉट ओनली व्हाट यू ईट, इट इज ऑल्सो व्हाट यू थिंक। अपने विचारों को भी संभालने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बीमारियां 2 तरीके से आती हैं, मुंह से और दिमाग से। जो स्क्रीन लगी हुई है उसको पढ़िए और अपने मन में बिठा लीजिए। आपको अपने विचारों पर भी कार्य करने का जरूरत है। अब हम फटाफट क्वेश्चंस लेते हैं। एंड रुचि जी एक काम करिए प्लीज, डैनियल को बोलिए कि एक लिंक बना ले, एक जूम का लिंक बना ले और वो लिंक आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए अभी, मतलब ये चैट में, ताकि ये सेशन खत्म होता है तो लोग उससे फटाफट ज्वाइन कर लें, ताकि हम क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपर ले सकें। पहला आधा घंटा वेस्ट हो गया जी। वो अरेंज हो गया है, डैनियल ने वो अरेंज कर लिया है, होस्ट चेंज करके वो ये सेशन कंटिन्यू हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं चैट बॉक्स पे, मैं एक एक क्वेश्चन रीड करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है दीपिका जी की तरफ से, वो पूछ रही है कि कर्ड ले सकते हैं क्या मिल्क की जगह? दूध या दूध से बनी कोई भी चीज, पहले म्यूट करो किसी को, सबको म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट करिए। यस, दूध या दूध से बनी कोई भी चीज अलाउड नहीं है। ऑफ कोर्स पेट में डाइजेशन का अगर आपको इशू है, पेट में डाइजेशन का अगर कोई पर्टिकुलर इशू है, तो बिकॉज प्रोबायोटिक उसके लिए थोड़ा फायदेमंद रहता है, तो उस समय एज अ मेडिसिन अगर कोई कंपेल करता है तो ले सकता है, लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगी। उसके अलावा बहुत से इलाज हैं जो उससे कहीं बेहतर है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोमिला जी की तरफ से, हाउ टू फुलफिल प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉडी? Yes. Protein is said to be a building block. So her question is, when we don't take pulses, how are we going to fulfill protein requirements of body? Protein is a building block. When you ऐसे भी चीज जब आपने 50 grams प्रोटीन की बात करी थी तब उनका ये क्वेश्चन आया था। Yes, मैंने देखा she is concerned कि 50 ग्राम से कैसे होगा? Okay, I'm telling. हाँ, मैंने आपको ये बताया कि अगर आप ग्रोइंग एज में नहीं हैं, तो आपके बॉडी को अब किसी बिल्डिंग ब्लॉक की इतनी जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने 50 ग्राम कुक्ड दाल, अगर आप हेल्दी हैं, मतलब आपको कोई बीमारी 6-8 साल से ही है, पुरानी बीमारी नहीं है आपके पास, तो आप 50 ग्राम कुक्ड दाल हफ्ते में ले सकते हैं। तीसरा, मैंने आपको ये कहा कि आप 50 ग्राम स्प्राउट्स डेली खा सकते हैं। आपकी सारी रिक्वायरमेंट ग्रीन लीफ से और स्प्राउट से पूरी होती है। स्प्राउट्स आपको रोज खाने हैं। देखिए, जिस समय किसी भी चीज के अंदर प्रजनन हो रहा होता है, सृजन हो रहा होता है, उस समय उसमें सबसे ज्यादा ताकत होती है। स्प्राउट्स जो है वो उस ग्रोइंग स्टेज के अंदर होते हैं जब उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, और दालें जो एसिडिटी करती है वो वाला पॉइंट भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा
जो 50 ग्राम कुक दाल आपने खा सकते हो, हर दाल आप अगर बनाते हैं तो उसे कम से कम आधा घंटा भिगोने के बाद बनाइए और उस पानी का इस्तेमाल मत कीजिए, ताकि उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज निकल जाए। और ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो ग्रोइंग एज कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें अब प्रोटीन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रुचि जी आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। Now, am I audible? यस यस। या तो आपकी बात में मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ। जो ये हमारी जो न्यूट्रिशन पे सबसे बड़ी रिसर्च हुई है, द चाइना स्टडी, उसके अकॉर्डिंग human body can derive all the essential amino acids. By amino acids, they here mean proteins from the natural variety of plant proteins that we encounter every day. So उनका ये कहना है कि जो लोग कहते हैं कि हम मीट नहीं खा रहे हैं और तो फिर हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तो हमारे ग्रीन लीव्स में भी बहुत प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजू जी की तरफ से। वो दोबारा पूछना चाह रही है कि नेचर क्योर वे टू क्योर कॉन्स्टिपेशन। फॉर कॉन्स्टिपेशन, ओके। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपको एनीमा लेना है, और ये सिर्फ कॉन्स्टिपेशन वालों को नहीं, हर एक को लेना है। पेट जड़ है हमारे बीमारियों की, आपको उसे क्लियर करना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि आपकी किचन की नाली से पानी जा रहा है, ब्लॉकेज तब भी है, यू हैव टू क्लियर इट। एनीमा के सिवा कोई प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स आप अब रॉ लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, सब आप क्योर कर पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको लेना ही पड़ेगा एनीमा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप एनीमा नहीं लेना चाहते, अगर आप एनीमा नहीं भी लेना चाहते, तो आप वो योगासन कर सकते हैं जो पहले मैंने अभी बताया आपको। गर्म पानी पीजिए और वो योगा कीजिए, पानी धीरे धीरे नीचे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन्स तक और आपको क्लियर करने की कोशिश करेगा। एनीमा को गंदा मत समझिए। इस गंदगी को देखो ना, घर आप रोज साफ करते हो, किचन के नीचे काई जम जाती है। अभी तो आपका बर्तन वगैरह हम लोग खुद ही कर रहे थे लॉकडाउन में, तो सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम रोज सफाई करते हैं, फिर भी नीचे सिंक के नीचे जब हम पानी जाता है जहां पर, वहां पे किस तरह से काई जमी होती है। कभी गलती से नाली में हाथ डाल के देखिएगा क्या हालत होती है वहां पर। और वही हालत हमारी बॉडी के अंदर से हो रही है। तो एनीमा मस्ट है। एनीमा नीचे से, ऊपर से कुंजल और जल नेति, ये सब करने से आप पूरी तरह से क्लींस हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सिमित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जसप्रीत की तरफ से। वो पूछ रहे एग्स खा सकते हैं क्या, तो उसका जवाब मैं ही दे देती हूँ। एग्स बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। एग्स से आप जो भी प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स जो भी आप लेना चाहते हैं वो आपको सारे ग्रीन वेजिटेबल्स में मिल जाते हैं। रेनू जी आप फिर से क्वेश्चन करना चाह रही थी। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ बीच में, एक्सक्यूज मी। एनीमा कितनी देर बाद लेना है? अगर आपकी तबीयत खराब है, अगर आपको कोई भी जो मैंने बताया कि आपको एक्यूट है, क्रॉनिक है या डिस्ट्रक्टिव डिजीज है, आप अपनी कैटेगरी देखिए। अगर वो एक्यूट डिजीज है तब तो आपको इमीडिएटली ले लेना है, बिकॉज वो तो इमरजेंसी में आया है और बॉडी को क्लींजिंग, तब तो आपको लेना ही लेना है। अगर आपको क्रॉनिक डिजीज है और वो भी 7-8 साल से है, तो आप हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है टू स्टार्ट विथ। बाद में आप हफ्ते में 1 बार भी ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको क्रॉनिक डिजीज है तब आपको 1 महीना तो रोज लेना है और उसके बाद आपको वीक में 3 से 4 दिन लेना है। ठीक है, थैंक यू सिमी, थैंक यू। ओके। एंड एक्यूट डिजीज में ये बोला जाता है जब खांसी और जुकाम है तो 1 बार से काम नहीं। अभी अलका जी को खांसी हुई थी, दिन में 2 बार लेने को भी बोला था मैंने कि आपको दिन में 2 बार लेना है, तो वो भी लेना पड़ा था।
जी सिमी जी, प्रोटीन पे फिर से एक क्वेश्चन है कि ग्रोइंग एज इज टिल व्हाट एज? ग्रोइंग एज आप ही बताइए ना कब तक है? आई थिंक हम लोग उसको 14-15 तक ही लेंगे, क्योंकि उसके बाद तो बच्चा सब कुछ खाता है और वो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स ग्रीन वेजिटेबल से कंप्लीट कर सकता है, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड दालों से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, रेणु जी पूछ रहे हैं, अगर गैस प्रॉब्लम इंक्रीज होती है स्प्राउट से या फिर रॉ वेजिटेबल से, तब क्या करना चाहिए? अगर आपको गैस प्रॉब्लम होती है तो टू स्टार्ट विथ आप थोड़ा स्टीम कर लीजिए उनको, बॉडी धीरे धीरे यूज टू हो जाती है और उसके बाद गैस प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, पर उसमें डॉली नमक नहीं डालना। डॉली जी का पूछना है कि मेथी दाना कितनी क्वांटिटी में और कब लेना है, कब और कैसे लेना है? मेथी दाना सुबह खाली पेट लीजिए और आप आधा चम्मच भिगो के रख दीजिए रात को, और सुबह उसको ले लीजिए, या उसका पाउडर बना के रख लीजिए तो ले लीजिए पानी के साथ, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आद्या जी की तरफ से, उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है विटामिन के नहीं लेने के लिए। उनका कहना है कि उनकी हार्ट कंडीशन की वजह से डॉक्टर का कहना है कि ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेना है, तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन क्या है? ग्रीन वेजिटेबल नहीं लेना है। विटामिन के मना किया डॉक्टर ने, तो विटामिन के तो ग्रीन वेजीज में होता ही है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि ग्रीन वेजीज नहीं लेना है, तो क्या ऑप्शन है? ओके, आई थिंक हमें तो डॉक्टर बीआरसी का जो कोड है, वही प्रोटोकॉल है, वही फॉलो करना चाहिए हार्ट कंडीशन के लिए। यस बिल्कुल। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग व्हाट्सएप चैट ग्रुप जो बनाए हैं, उसमें डॉक्टर बीआरसी का जो हार्ट प्रोटोकॉल है उसको कंप्लीट डिटेल में उस ग्रुप में डाल देंगे, सो शी कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट प्रोटोकॉल। दैट विल बी फाइन। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। लोग व्हाट्सएप लिंक दोबारा मांग रहे हैं, उनको दे दीजिए। हाँ बिल्कुल। मैं हैरान हूं कि मिल्क के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, एंड आई वाज वेरी मच एक्सपेक्टिंग इट। मे बी लास्ट टाइम हमने मिल्क का टॉपिक कवर कर लिया था, तो कुछ लोगों को तो ऑलरेडी पता ही है कि मिल्क कैसे कब नहीं लेना है, तो शायद इसलिए इस बार कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, अभी Anybody wants to unmute themselves and ask a question? अभी किसी का क्वेश्चन आया कि एनीमा कैसे लेना है। अभी मैंने आपको बताया कि आप एक बार YouTube देख सकते हैं। बेसिकली हल्का कोसा नमाया पानी होता है, प्लेन वाटर भी होता है। जैसे बीपी पेशेंट है वो नमक नहीं डालेंगे, बाकी लोग थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल भी सकते हैं। और उसको लेना होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है वो, उस इंस्ट्रूमेंट का एक एंड आपको अपने एनएस में एंटर करना है थोड़ा सा ऑयलिंग लगाकर, और दूसरा में पानी भरकर थोड़े सी ऊंचाई पर रखना होता है। आपको एक डायरेक्शन में लेफ्ट या राइट मुड़कर लेट जाना है और उसके बाद उसको इंसर्ट करके पूरे पानी को आने देना है। जब वो पूरा पानी चला जाए, देन यू ट्राई टू होल्ड इट फॉर 8 to 10 मिनट्स। 8 से 10 मिनट तक होल्ड करने की कोशिश कीजिए उसको, और होल्ड करने के बाद आप प्रेशर महसूस होगा, आप इमीडिएटली जाकर स्टमक क्लियर कर सकते हैं। आद्या जी का पूछना है कि माय डॉटर इज 8 year old, शी farts a lot, what can be done? अभी मैंने मेथी दाना के लिए कुछ हर्ब्स बताई हैं, ट्राई गिविंग दैट। लेकिन वो क्यों होता है? बेसिकली होता इसलिए है कि हम लोग कुक फूड ज्यादा खा रहे हैं। बच्चों को भी आदत डालिए। देखिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्वांटिटी बच्चों का वेट डिवाइडेड बाय 10 देना है। अब कैसे देना है? ट्राई टू बी इनोवेटिव। मुझे याद है कि जब मैं मतलब मैंने कुकिंग की और बच्चे खाना नहीं खाते थे, तो माएँ किस तरह से अलग अलग तरीके ढूंढती हैं कि बच्चा खाना खाए। उसी तरह से हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अलग अलग रेसिपीज ट्राई करनी है।
ट्राई मेकिंग ब्लेंड्स ऑफ इट बच्चों के लिए, अगर वो फ्रूट नहीं खाते हैं। जैसे हम कोरोना पेशेंट्स ट्रीट करते हैं, तो कोरोना पेशेंट्स के लिए आता है कि छोटा बच्चा है, वो जूस नहीं पीना चाह रहा, या वो फ्रूट नहीं खाना चाह रहा, या वो नहीं करना चाह रहा, तो आपको क्या करना है, आप उनको ब्लेंड बना कर दीजिए। ब्लेंड का मतलब है कि आप जैसे 2 या 3 फ्रूट्स हैं, आपने उनको मिक्सी में चर्न किया, इस टाइप से चर्न किया कि वो पेस्ट बन जाए। बच्चों के लिए आप उसमें थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर सकते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी और डालिए कि वो पीने की कंसिस्टेंसी बन जाए, एंड गिव इट। आप उसको अच्छे से डेकोरेट करके दीजिए, प्यारे से ग्लास में जिसके ऊपर अम्ब्रेला लगा हो एंड स्माइली बना हो, एंड जस्ट ट्राई टू बी इनोवेटिव। उनको खुश करना है, ऐसा नहीं उनको कि पहली बार ही आप उनको फ्रूट्स दो या वेजिटेबल्स दो और ऐसी दहशत पैदा कर दो कि वो नफरत करने लगे उससे। मैं अपना ही बताती हूँ, क्यों हुआ मुझे कैंसर, सारी जिंदगी फ्रूट्स देखे ही नहीं। मुझे आज भी याद है कि हमारी बॉम्बे में पोस्टिंग हुई थी और हम लोग बच्चों के लिए थैले भर भर के बिस्किट्स और नमकीन के लेके आते थे, थैले भर भर के, कि स्नैक ब्रेक होता है स्कूल के अंदर, तो उसमें हम बिस्किट्स और केक्स दे दूंगी या ये दे दूंगी, दैट वे। आई मीन वी नेवर न्यू इट। आप मानेंगे, मैंने मैरिज के बाद पहली बार पाइनएप्पल खाया, बिलीव इट, मैंने पाइनएप्पल ही नहीं खाया था, कभी नहीं खाया। सो नहीं मालूम होता लोगों को, वी आर विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स। हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था, इसलिए हमें भी नहीं पता, पर अगर हमें पता है तो हम अपने बच्चों को कम से कम उस स्टेज तक ना जाने दें, हम अभी उनका ध्यान रखें, उनको वो आदतें डेवलप करवाएं। ये ब्लेंड बना के देखिए, उन लोगों के लिए भी बता रही हूँ जिनको फ्रूट्स खाने की आदत नहीं है, आप इसे पिएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, लेकिन पहले पानी मत डाल दीजिएगा, पहले आपने उसको पेस्ट की फॉर्म में थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बनाना है। जब वो पूरा का पूरा ग्राइंड हो जाए, देन थोड़ा पानी और डालेंगे और उसको आप पीने की कंसिस्टेंसी में डाल देंगे। आप वेजिटेबल ब्लेंड्स बनाइए, चुकंदर वगैरह डालिए, इसके अंदर आप पान का पत्ता ऐड कर दीजिए, कमाल का लगेगा, इतना अच्छा टेस्ट आता है कि मैं बता नहीं सकती। पेठे जूस का कोई टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं होता। आप उसको नेचुरल फॉर्म में दीजिए, अगर कोई नहीं पी पाता तो उसको नारियल पानी के साथ मिलाकर दे सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? मैडम मेरी एज 74 ईयर्स है, मेरे घुटनों में बहुत पेन रहता है, 2.5-3 घंटे से ज्यादा खड़े होकर मैं काम नहीं कर सकती। कहाँ पेन रहता है? जुमला रहना घुटनों में। रुचि जी, मैं समझ नहीं पा रही, आप बोलोगे? जी, उनका कहना है नीज में, घुटनों में। ओके ओके ओके। देखिए, पहली बात तो नी का पेन जो है गैस्ट्राइटिस से भी होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको जो मैंने कहा कि बॉडी में कैल्शियम खत्म है, ये होता ही नहीं है। कैल्शियम जो है हार्ड अवस्था में है। आपको रुचि जी ने बताया, मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ आपको, मेरा ऑस्टियोपोरोसिस -5.6 था। मुझे डॉक्टर ने ये कहा था कि छींकोगे तो हड्डी टूट जाएगी, बाकी की जिंदगी बिस्तर पर काटने की आदत डाल लो। मैं कितने साल बैसाखियों पर चली हूँ, वॉकर से चली हूँ, 2.5 साल बिस्तर पे रही हूँ, स्टिक के साथ तो मैं पता ही नहीं कितना टाइम चली हूँ, और आज मैं मैराथन भागती हूँ, और मैंने लाइफ में कभी कैल्शियम खाया ही नहीं। अब आप बताइए, जो डाइट आपको बताई जा रही है वो आपको बॉडी को एल्कलाइन कर देगी, और जब वो एल्कलाइन कर देगी, प्लस आप जो नेचर केयर करेंगे, तो जो बॉडी के अंदर गंद जमा है, जिसके कारण, जैसे देखो कूड़ा जमा है तो क्या होता है, आप पानी फेंकोगे वो सारा पानी सोख लेता है, ऐसा ही होता है ना। कूड़ा पड़ा हुआ है, वहां पानी डालोगे वो पानी सोख लेता है, वो पानी पहुंचता ही नहीं है। आप आज अगर ये डाइट खाना शुरू करोगे तो इसका असर साल एक बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद भी हो सकता है पूरी तरह से। हालांकि अफेक्ट तो आपको हफ्ते के अंदर नजर आने लग जाएगा, आपको इमीडिएट अफेक्ट नजर आएगा, लेकिन ठीक होने में टाइम लगता है, तभी हम 8-9 महीने बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो बॉडी अपनी डेफिशिएंसी पूरा करती है, उसके बाद जिस ऑर्गन में डेफिशिएंसी है वो वहां देती है। आप जब इस डाइट को लेंगे और अपना क्लींजिंग प्रोसेस करेंगे,
तो इमीडिएटली अफेक्ट पड़ेगा। और हाँ, ठंडी पट्टी के अंदर मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि पट्टी पेट के अलावा 3 इंच की या 2 इंच की पट्टी गले की और 2 इंच की माथे की भी होती है। जब भी आपका गला खराब हो, थायराइड हो, इस टाइप की कोई भी इश्यूज हो, तो आपको गले में लपेटनी है और माथे पे। एक्चुअली अगर आप ये तीनों इकट्ठे लगाते हैं तो ये एक इकट्ठा प्रोटोकॉल है जो आपको बॉडी को ज्यादा अच्छे से हील करता है। तो ये जो पट्टी होगी 2.5 मीटर ही लंबी होंगी और ये 2-2 या 2.5 इंच चौड़ी होंगी। और जो पेट की पट्टी है वो 10 इंच चौड़ी होती है और 2.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, तो इसी पेट की पट्टी को या गीले टॉवल को, ठंडे टॉवल को भिगोकर आप दर्द हो तो घुटने पर भी लपेट सकते हैं। ये दर्द में इमीडिएटली राहत देती है। मैडम मेरे एज के हिसाब से लिगामेंट्स तो कमजोर नहीं हो गए या कार्टिलेज खत्म हो गया है बीच में क्या? हो सकता है, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया बोन्स का, कि अगर आप दवाई नहीं भी खाएंगे तो भी आपकी हड्डी जुड़ेगी। वो बॉडी जो कैंसर बना सकती है, वो बॉडी कैंसर डिसॉल्व भी कर सकती है। जो लिगामेंट खराब कर सकती है वो उसे रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकती है। जो बॉडी कैंसर बना सकती है वो कैंसर को खत्म भी कर सकती है। ये शक्ति है बॉडी में, ये शक्ति बॉडी के अंदर है, उसे अपना काम करने दीजिए। फास्टिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ग्रुप में आएंगे, मैं आपको शेयर करूंगी, तो आप अभी बोलकर डराना नहीं चाहती किसी को, पर लोग ऐसे भी जुनून पैदा हो जाता है जिनके अंदर अपनी सेहत का। ऐसे भी लोग हैं जो 1.5 महीने से ओनली लिक्विड डाइट पे चल रहे हैं क्योंकि उनको मजा आ रहा है, वो हर रोज अपने अंदर चेंज देख पा रहे हैं। वो पागल हो गए हैं खुशी के मारे। उनको नजर आ रहा है कि उनके अंदर कितनी प्रॉब्लम्स थी, कितनी बीमारियां थी, और अब वो रह पा रहे हैं। ये सारी दिक्कत कितनी है? ये सारी दिक्कत 2 या 4 दिन की है। बॉडी को आदत पड़ जाती है। और स्वाद है कहाँ? स्वाद तो सिर्फ यहाँ तक है, जैसे ही गले से नीचे गया उसके बाद वोमिट करो, सब बाहर आ जाता है। कड़वा, उसको टेस्ट ले सकते हो आप? नहीं। टेस्ट कहाँ है? सिर्फ मुंह में, सिर्फ जबान में। तभी तो कहते हैं ना कि जबान को बीमारी नहीं होती। इतने लोगों ने बीमारियां पूछी, किसी ने जीभ के बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसी को तो सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं हम लोग, नहीं? तो टेस्ट को अगर हम थोड़ा सा साइड पे रखें, थोड़ा सा साइड पे रखें, 3rd गियर डाइट से हम शुरू करें, तो हम बहुत जल्दी क्योर हो सकते हैं। थैंक यू। ठीक है सिमित जी, अब हम सेशन क्लोज करते हैं। एक बार मैं फिर से चैट बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक शेयर कर देती हूँ और अपने ऑडियंस को सब एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। एक जर्नल है, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, उसमें एक रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था डॉक्टर बारबरा स्टारफील्ड की तरफ से, एंड शी हैड क्लेम्ड कि हर साल 2 लाख लोग मरते हैं सिर्फ डॉक्टर के गलत इलाज से या फिर ड्रग्स के साइड इफेक्ट से। तो हमें सिमित जी के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह बताया कि हमारा ट्रीटमेंट हमें खुद ही करना है नेचर की हेल्प से। तो सेशन क्लोज करते हैं। आई विल अगेन थैंक यू सिमित जी, थैंक यू ऑल आवर ऑडियंस। आई एम अगेन शेयरिंग द व्हाट्सएप चैट ग्रुप। And I am really very much sorry for the disturbance in the beginning. और दूसरी बात, उन लोगों को really sorry जिन लोगों को आप मैसेज नहीं दे पाए, बिकॉज मुझे मालूम है कि कल मेरे पास 94 confirmations थी और बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ ये hodgepodge. So I am really sorry to all of them. Thank you. Thank you. Thank you very much.